चैप्टर 2347 रिसोर्स एलोकेशन। इसलिए रेडिएंट मून एम्पायर ने सीधा बोल दिया कि वो उनको पूरा सपोर्ट देंगे। वेपन्स और एनर्जी सप्लाईज के अलावा उन्हें 100 से ज्यादा एलीट सोल्जर्स भी दिए जाएंगे। किंग आर्थर ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुमने कहा था कि डार्क सन फॉरेस्ट में घुसते ही उनका दिमाग करप्ट हो जाएगा। एक्साइव लियूनियन ने सिर हिलाया। हाँ, इसलिए हम ये 100 एलीट वॉरियर्स भेज रहे हैं। अगर किसी में कॉन्टैमिनेशन के साइंस दिखें तो तुरंत उसे एक्सिक्यूट कर देना। भले ही ये तुम्हारे साथ डार्क सन फॉरेस्ट के अंदर ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकते, लेकिन आस पास के इलाके में ये तुम्हारे मुकाबले ज्यादा फेमिलियर है। झंगी और बाकी सब समझ गए कि एक्साइव लियूनियन का असली मतलब क्या था। ये 100 एलीट सोल्जर्स असल में कुर्बानी के लिए भेजे जा रहे थे। उनके लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें आगे भेजकर रास्ता साफ करवाया जाएगा। सिल्वर मून गार्डियंस और ब्लैक मून प्रीस्ट की तीन टुकड़ियां तो इस चलन की आदी थी। ये बेरमी नहीं, बल्कि ऊंचे स्तर की बुद्धि का एग्जाम्पल था। क्योंकि जब किसी सभ्यता की बुद्धिमत्ता एक लेवल से ऊपर निकल जाती है तो इमोशंस धीरे धीरे कम हो जाते हैं और एफिशिएंसी ही सब कुछ बन जाती है। झंगी को तो यहां तक शक था कि अगर वो लोग पृथ्वी से नहीं आते तो ये दोनों एम्पायर्स शायद अपने ही वॉरियर्स को आपस में लड़ाकर और अपने 10 हाई रैंक बींग्स को कुर्बानी देकर ये काम करवाते। जब रेडिएंट मून एम्पायर ने ये बोला तो डार्क मून एम्पायर कैसे पीछे रहता। उन्होंने भी 100 शैडो वॉरियर्स भेज दिए और वेपन्स, एनर्जी वही हाई क्वालिटी की। झंगी ने अकेले ही ढेर सारे सप्लाईज कलेक्ट कर लिए। बाकी लोग जेलसी से देखते रहे, लेकिन वो सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे, क्योंकि ल्यूनेरियंस की नजर और रिस्पेक्ट झंगी और लिंग के लिए थी। एक्साइव लियूनियन ने जाते जाते कहा, पहले शायद मैंने आपका स्वागत ठीक से नहीं किया। आशा है बाद में बात करने का मौका मिलेगा। झंगी ने उनकी नजर लिंग की तरफ जाती देख ली। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन पहले हमें अपने अंदर की प्रॉब्लम सुलझानी होंगी। जाने से पहले तीसरी प्रीस्ट ने झंगी को रोककर कहा, उम्मीद है तुम अपना वादा निभाओगे और डार्क सन फॉरेस्ट में जाकर फायर स्पार्क ढूंढोगे, क्योंकि आज से हम पूरा मून सील कर रहे हैं। मिशन पूरा होने तक तुम यहां से भाग नहीं सकते। वो डरती थी कि झंगी फायदे उठाकर भाग ना जाए। झंगी ने उसके चेहरे की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, तुमने सही आदमी को पकड़ा है, क्योंकि सच में उसका इरादा पहले डार्क सन फॉरेस्ट का सर्वे कर खतरा ज्यादा होने पर भागने का था। आखिर जिंदा रहना सबसे जरूरी है, लेकिन अब रास्ता बंद हो चुका था। रिडिकुलस, मैं केओस में जीता हूं, लेकिन प्रिंसिपल्स कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। झंगी ने हाथ घुमाया और आगे बढ़ गया। दी शितिया और बाकी सब तुरंत उसके पीछे चल दिए। दोनों देशों के 6 सुप्रीम रूलर्स आपस में देखते रहे, लेकिन पहले की ही तरह उनकी सोचें अलग अलग थी। इसलिए बिना कुछ बोले सब वापस लौट गए। रास्ते में XUNUA AFI मिंग ने धीमी आवाज में तीसरी प्रीस्ट से पूछा, मिंग युए शीयिंग, क्या तुमने शी युए यान को मारा है? तीसरी प्रीस्ट घूमकर हैरानी से उसे घूरने लगी। उसके चेहरे पर पड़ते शैडोज एक वॉर्टेक्स जैसे दिख रहे थे। तुम पागल हो गए हो? ऐसा ख्याल भी कैसे आया? मैं एक्लिप्स मून ब्लेड को क्यों मारूंगी? XUNUA AFI मिंग बोली, अच्छा है अगर ये सच नहीं, क्योंकि हम में से कुछ लोग उसे बहुत तेजी से मार सकते हैं। उसकी बात आधी ही निकली थी, लेकिन 4th प्रीस्टेस नाइटमेयर मून फेदर ने सब सुन लिया। उसने तीसरी प्रीस्ट और फिर 6th प्रीस्ट को देखा। उसकी आंखों में शक साफ दिख रहा था। अब मून पर 3 फैक्शंस बन चुके थे। अर्थलिंग्स ने मारा हो सकता है, लेकिन कैपेबिलिटी कम और चीजें उनके फेवर में नहीं। रेडिएंट मून एम्पायर कैपेबल है, लेकिन डार्क मून की ब्लॉकेज को तोड़ना मुश्किल। अगर वहां खड़े 3 में से ही किसी ने किया तो मोटिव क्या? कई सीक्रेट्स के साथ तीनों ब्लैक मून प्रीस्ट्स अपने फ्लैगशिप्स में बैठकर निकल गए।
झंग और टीम वापस ड्रीमर पर पहुंची। वेटिकन और कोलंबिया की टीम पहले से वहां इंतजार कर रही थी। पूरी धरती के टॉप और सेकंड टियर 70% सुपरह्यूमंस यही थे। डार्क मून एम्पायर के सोल्जर्स को जाते देख वहां खड़े इंतजार करने वालों ने राहत की सांस ली। झंगी और टीम लौटते ही सबने उनको घेर कर पूछा, क्या हुआ अंदर? झंगी ने स्थिति समझाई। सुनकर सब चैन का सांस लिए, लेकिन अंदर डर भी था। डार्क सन फॉरेस्ट इतना खतरनाक है कि ल्यूनेरियंस जैसे बीइंग्स भी अंदर जाने से डरते हैं। झंगी के दिमाग में मैमन का स्पिरिचुअल वर्ल्ड और वो इनविंसिबल गोस्ट रियल्म्स घूम गए। उसने गंभीर आवाज में कहा, अब कोई रास्ता नहीं, हमें ल्यूनेरियंस के साथ मिलकर स्पार्क ढूंढना होगा और सील स्टेबलाइज करनी होगी। तभी किंग आर्थर आगे आया। उससे पहले चलो वो संसाधन निकालो जो ल्यूनेरियंस ने दिए हैं और सबको बांट देते हैं। मून पीपल के रिसोर्सेस सुनते ही सबकी आंखों में लालच चमक गया। उनकी टेक इतनी एडवांस्ड और उनके प्रीस्ट्स, गार्डियंस इतने पावरफुल, तो आइटम्स भी टॉप क्वालिटी ही होंगे। झंग यी ने डायमेंशनल गेट खोला और ल्यूनेरियन वेपन्स की ढेर लगा दी। हाई टेक आर्मोर, वेपन्स, शील्ड्स, ये इंसानी सिविलाइजेशन की करंट कैपेबिलिटी से बहुत आगे के थे। फिर भी बिशप लेवल सुपरह्यूमंस के लिए ये इतना यूजफुल नहीं थे। बेंजामिन मॉर्गन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, बस इतना ही? केओस, ऐसे समय में कुछ छुपाना ठीक नहीं। झंग यी ने मुस्कुराकर पीछे पलटकर देखा। इन रिसोर्सेज में बहुत सी एनर्जी एंटिटीज भी है। सुनते ही सबकी आंखें चमक उठीं। सुपरह्यूमंस के लिए इवॉल्व होने का तरीका यही, ईथर फ्रैगमेंट्स वाली एनर्जी बॉडीज एब्जॉर्ब करना। कुछ रेयर टाइप्स जैसे अर्थ सेंटिपेड बेस्ड यूजर्स या बीस्ट टाइप यूजर्स खून मांस से इवॉल्व कर सकते हैं। झंग यी बोला, लेकिन मैं अभी ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। डेक पर साइलेंस छा गया। सभी की नजरें झंग यी पर टिक गई। मॉर्गन सख्त वॉइस में बोला, मतलब तुम सब अकेले लेना चाहते हो? ऐसे वक्त में लालच, ये हद है। पैपसी की तरफ से फादर ओरियोन ने स्वॉर्ड स्पीयर निकाल ली। चेहरे पर एंगर था। लालच इंसान के दिल को जला देता है। केओस, तुम्हारा ये व्यवहार स्वीकार नहीं। चैप्टर 2348 रिसोर्स एलोकेशन। सबके गुस्से भरी नजरों के बावजूद झंग यी पूरी तरह शांत रहा। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इनमें से कुछ भी अपने लिए नहीं रखने वाला। लेकिन मुझे एक चीज सोचना पड़ेगी, आने वाले मिशन में तुम लोग कितना योगदान दोगे? उसने हल्की मुस्कान के साथ सबको देखा। अभी बात दूं तो किस आधार पर बांटूं? ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। सही बात है, हर किसी को रिसोर्सेस चाहिए, लेकिन किसे कितना मिलना चाहिए? और अगर किसी को ज्यादा मिल गया और बाद में उसने मेहनत ही नहीं की तो? बेंजामिन मॉर्गन ने शांत आवाज में कहा, लेकिन फिर भी अगर सब तुम्हारे पास रखा है तो हमें कैसे यकीन होगा कि तुम कुछ छुपाओगे नहीं? झंग यी ने तिरछी नजर से उसकी तरफ देखा। यकीन की जरूरत नहीं, मैंने कहा न्याय से बांटूंगा, मतलब न्याय से बांटूंगा। कोई दिक्कत? मानव दुनिया में उसकी ताकत लगभग बेजोड़ है। अगर उसे इन लोगों की जरूरत न होती तो वो यहां किसी से बहस ही नहीं करता। ये लोग सच में सोचते हैं कि उन्हें उससे बार्गेनिंग करने का हक है? हद है। मॉर्गन कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसे वो खबर याद आई कि झंग यी ने एक ही दिन में वुलुयन एम्पायर को मिटा दिया, वो चुप हो गया। झंग यी ने सबकी तरफ देखा। रिसोर्सेस अभी मेरे पास रहेंगे। मिशन खत्म होने के बाद सबके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बांटूंगा। कौन सहमत है, कौन विरोध करता है, उसका ये सूर सबको कड़वा लगा। लेकिन समझदार लोग जानते थे अभी आगे आकर बहस करना ठीक नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिद्दी। ओदीन, नोर्स गॉड्स का राजा, जिसका झंग यी से आई ऑफ ईविल के समय झगड़ा हुआ था, तुरंत आगे कूद गया। मैं विरोध करता हूं। हम सब अर्थ के लिए काम कर रहे हैं, तो फायदा सिर्फ तुम्हें क्यों?
झंग की आंखों में ठंडी चमक दौड़ गई। मेरे खिलाफ? मेरी? ओदीन को पहले से शक था, इसलिए वो पूरी तरह तैयार था। उसे याद था 6 महीने पहले झंग उसे आसानी से हरा नहीं पाया था, और अब उसके पास नेदरवर्ल्ड की ओरिजिन पावर भी थी। उसकी ताकत 38,000 पॉइंट्स की एबिलिटी इंडेक्स तक पहुंच चुकी थी। उसे भरोसा था वो झंग को रोक सकता है, और फिर बाकी लोग मिलकर झंग को दबा देंगे। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ द 9 realms, आई कमांड थंडर एंड स्टॉर्म गैदर। चांद की सतह पर ड्रीमर जहाज के डेक पर सिल्वर लाइटनिंग घूमने लगी। स्टॉर्म्स, थंडर, सिल्वर आर्मोर। ओदीन बेहद ताकतवर दिख रहा था। ऊपर से विशाल बिजली गिर रही थी। उसका रूप देवता जैसा लग रहा था। झंग वही खड़ा रहा। उसने अटैक की कोई तैयारी नहीं की, बस दाहिना हाथ उठाया। सबकी नजरें उस पर टिक गई, और उसने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को साथ रखकर हल्का सा हवा में लिखा, डायमेंशनल स्ट्रिंग सॉल्यूशन। उसकी उंगलियों से कोई एनर्जी बाहर नहीं निकली, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां चली, ओदीन के शरीर से क्रैक जैसी आवाज आई। सबकी नजर ओदीन पर। उसकी एटर्नल स्पीयर बन चुकी थी, लेकिन वो अभी अटैक करने ही वाला था कि उसकी डिवाइन सिल्वर आर्मोर पतले बिस्किट की तरह टूटने लगी। स्नैप, स्नैप। तिरछी दरारें सीधे उसके चेस्ट प्लेट पर। आर्मोर फट चुकी थी। ओदीन का शरीर जड़ हो गया। उसने नीचे देखा, आर्मोर खुल चुकी थी, और गहरे लाल खून का फव्वारा निकल पड़ा। पफ। उसकी सुपरनैचुरल शील्ड, गॉड किंग आर्मोर और उसका शरीर तीनों एक साथ फट गए। उसके शरीर से जैसे लाइफ ही खिंच गई हो। चेहरा सफेद हो गया। लाइटनिंग झपक कर बुझ गई। मून की नियर वैक्यूम हवा उसे मारने वाली थी। ठप। वो घुटनों पर गिर गया। उसका कॉम्बैट सूट इमरजेंसी रिपेयर फोम छोड़ने लगा, ताकि अंदर का प्रेशर कंट्रोल रहे। तुम। ओदीन ने ऊपर देखा, आंखों में दहशत। उसे पता था झंग स्ट्रांग है, लेकिन ये पावर तो उसे एक ही वार में मार सकती थी। झंग की एबिलिटी इंडेक्स 5,000 पॉइंट्स, ब्लैक बिशप लेवल, और वो झेंग लो की एसेंस एब्जॉर्ब पूरी भी नहीं कर पाया। जब एब्जॉर्ब पूरा होगा, उसकी ताकत नाइट लेवल के आसपास होगी। वास्तव में अजय, झंग ने ठंडी आवाज में कहा, इतनी कमजोर ताकत के साथ आगे आने की हिम्मत? मरना चाहते हो? ओदीन के चेहरे पर कड़वाहट थी। वो जानता था झंग अगर चाहे तो उसे टुकड़ों में काट देता। पूरा सीन चुप। सबकी आंखें कांप रही थी। केओस ऑफ हुएक्सू किंगडम। अब ये स्तर। फादर ओरियोन और सिस्टर लेबनिस को अचानक लिंक का बॉडी याद आ गया, और सारी बातें क्लियर हो गई। बेंजामिन मॉर्गन ने वुलुयन एम्पायर के वाइप आउट को याद किया, और समझ गया कि झंग ने उस वॉर से कितना फायदा उठाया। किंग आर्थर ने गहरी सांस ली। मैंने सोचा अटलांटिक से लौटकर ब्लैक आर्च बिशप बनने के बाद मैं टॉप में आ गया हूं, लेकिन केओस उससे भी आगे निकल गया। अब क्या मैं कभी इसे हरा भी पाऊंगा? नॉर्दर्न गॉडेस ऑफ विंटर मोरना कुछ नहीं बोली, लेकिन अंदर से डर गई। दक्षिण की यह ताकत पहले से कहीं अधिक भयानक है। सही रहेगा, दोस्ती रखो, दुश्मनी नहीं। वो बोलने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उससे पहले बोल दिया। हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए इंद्र बोला, मैं केओस के कैरेक्टर और स्ट्रेंथ से पूरी तरह सहमत हूं, इसलिए मैं उसे रिसोर्सेज बांटने का सपोर्ट देता हूं। चैप्टर 2349 रिसोर्स एलोकेशन। मोरना ने इंद्र की तरफ देखा और मन ही मन सोची, इसने पहले ही बोल दिया, बड़ा चापलूस है। मॉर्गन ने भी बात आगे बढ़ाई, मैं भी मानता हूं कि केओस रिसोर्सेज को बिल्कुल न्याय से बांट सकता है। उसने ओदीन की तरफ देखा और नाराजगी से बोला, लॉर्ड ओदीन, आप बहुत जल्दबाजी कर गए। ऐसे समय में हमें एकजुट होना चाहिए, न कि अपनी ही टीम पर हमला करना चाहिए। सांस ले, इस बात पर आपको सोचना चाहिए। ओदीन, क्या अब तो मैं जोकर बन गया हूं क्या?
ओदीन को सच में ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर क्लाउन मास्क लगा हो। असल में मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, खैर, अब सबने एक अच्छा सा समझौता कर लिया और तय हो गया कि रिसोर्सेज झंग यी के पास ही रहेंगे। वैसे भी ताकत छोड़ो, इतने भारी एनर्जी रिसोर्सेज को आसानी से कोई उठा भी नहीं सकता, सिवाय किसी स्पेशल एबिलिटी यूजर के। तो हम लोग कब निकले? मॉर्गन ने पूछा और उसकी नजरों में क्लियरली झंग यी का इंतजार था। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन में ताकत ही असली आवाज होती है और झंग यी की ताकत ने सबको मानने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि डार्क सन फॉरेस्ट में अगर कोई खतरा हुआ तो आगे झंग यी ही आएगा। झंग यी ने कहा, मैंने रेडिएंट मून एम्पायर के सिल्वर मून गार्डियन से वादा किया है कि मैं पहले उनके पास जाऊंगा। मैं लौटकर बताता हूं। सबने सिर हिलाया और वापस तैयारी करने चले गए। झंग यी ने यांग एक्साइन और बाकी टीम को ड्रीमर पर ही रहने दिया। फिर उसने स्पेस ट्रैवल एबिलिटी एक्टिवेट की और रेडिएंट मून एम्पायर की फ्लीट की तरफ चला गया। लिंक की वजह से उसे वहां हाईएस्ट लेवल हॉस्पिटैलिटी मिली। 3 सिल्वर मून गार्डियंस ने उसे अपने फ्लैगशिप पर बुलाया। जहाज पर पहुंचते ही वो बेचैन होकर पूछने लगे कि उसे लिंक का ह्यूमन फॉर्म कैसे मिला। एक्साइव ल्यूनियन ने कहा, क्रिएटर्स की रेस पूरे ब्रह्मांड में सबसे महान और सबसे ताकतवर जाति थी। अगर वो चाहें तो मटीरियल वर्ल्ड में उनका जरा भी निशान नहीं मिलता। तो आपने लेडी लिंक का ह्यूमन फॉर्म हासिल किया, मतलब आपको उनकी मंजूरी मिली है। बताइए क्या हुआ वहां? झंग यी ने थोड़ी देर सोचा, फिर तियन्यू पैलेस में हुई घटनाओं का एक साधारण सा बयान दिया। तीनों सिल्वर मून गार्डियंस के चेहरे अचानक और भी उत्साह से भर उठे। आपने क्रिएटर रेस के स्पिरिचुअल ओशन का बैप्टिज्म लिया है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। बल्कि तीसरी गार्डियन क्राउन सिल्वर सेरेनिटी कुछ पल रुकी, फिर बाकी दोनों से नजर मिलाकर बोली, आपने देवताओं के क्षेत्र का द्वार खोल दिया है। झंग यी ने भौहें उठाई। देवताओं के क्षेत्र का द्वार मतलब क्या? एक्साइव ल्यूनियन ने समझाया, मतलब आपकी स्पिरिचुअल शक्ति लेडी लिंक के स्तर तक पहुंच सकती है। झंग यी को अचानक समझ आया, यही तो इंसान ओमेगा रियल्म कहते हैं। वो थोड़ा खुश हुआ, लेकिन ज्यादा उत्साहित नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल ओशन के बाद उसकी एबिलिटी इंडेक्स तेजी से और बिना किसी रोकटोक के बढ़ रही थी। ये उसे पहले से अंदाजा था, लेकिन अभी उसकी एबिलिटी इंडेक्स 35,000 है। ओमेगा लेवल अभी भी बहुत दूर है और दुनिया में संकट अभी भी बाकी है। थोड़ी देर चर्चा चली, लेकिन डार्क सन फॉरेस्ट के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि ल्यूनेरियंस समाल से डरते थे और वहां जाने के नाम से भी कांपते थे। झंग यी निराश हुआ, लेकिन एक्साइव ल्यूनियन ने कहा, अगर वे फायर सीड सफलतापूर्वक वापस ले आए तो झंग यी को चांद के सबसे पुराने और मूल बीइंग से मिलने का मौका मिलेगा। वे वही है जिन्होंने हमारे रेडिएंट मून क्लैन को बनाया था। ईहेन क्लैन के सिल्वर मून थ्रोन की 12 क्वींस। ये कहते समय उसके चेहरे और आवाज में गहरा सम्मान था। 12 क्वींस ऑफ द सिल्वर मून थ्रोन मतलब तब के ईहेन क्लैन का रेडिकल फैक्शन। झंग यी बहुत जिज्ञासु हो गया, क्योंकि आज तक उसने किसी जीवित ईहेन को नहीं देखा। सही कहें तो लिंक खुद भी ईहेन नहीं है, वो ईहेन की कलेक्टिव स्पिरिट और विल से बनी अल्टीमेट वेपन है। इसलिए लिंक में डिविनिटी ज्यादा है, ह्यूमैनिटी कम। झंग यी ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं उन एंशिएंट बीइंग से मिलने का इंतजार करूंगा। झंग यी जाने ही वाला था, लेकिन तभी एक्साइव ल्यूनियन ने किसी को बुलाया। इस मिशन के लिए हम एक बहुत ही ताकतवर जनरल भेज रहे हैं। झंग यी ने क्यूरियोसिटी से मुड़कर देखा। सिल्वर मून आर्मोर पहने एक लंबी कदकाठी की फिगर मूनलाइट कॉरिडोर से आ रही थी। वो झंग यी की आंखों में हल्की चमक उभरी। ये वही सेंटर स्टाइल एबिलिटी यूजर था जिससे झंग यी पहली बार चांद पर लड़ चुका था। ब्लैक बिशप लेवल एक्सपर्ट, एबिलिटी इंडेक्स 42,000। जनरल बाई आगे आया और झुककर बोला, गुचेंग, तीनों सिल्वर मून गार्डियंस को प्रणाम। फिर झंग यी की तरफ देखते हुए,
देवताओं द्वारा चुने गए मैसेंजर को प्रणाम। झंग यी थोड़ा हैरान हुआ। उसने धीमे से एक्साइव ल्यूनियन से पूछा, तुम लोग सच में इसे मेरे साथ डार्क सन फॉरेस्ट भेजना चाहते हो? क्योंकि ल्यूनेरियंस अंदर जाते ही डिवार या मानसिक रूप से करप्ट हो जाते हैं, यानी मौत। शी युए ल्यूनियन ने धीरे से कहा, आखिरकार आपकी ताकत अभी भी थोड़ी कम है। झंग यी चुप रहा। गु चेंग पहले से तैयार था। उसने कहा, आप चिंता न करें। रेडिएंट मून क्लैन के मिशन के लिए मर जाना भी मेरे लिए सम्मान है। हमारी आत्मा में ये अवेयरनेस पहले दिन से है। झंग यी मन ही मन सोच रहा था, लगता है ईहेन क्लैन ने ल्यूनेरियंस को बनाते समय समाल के खिलाफ लड़ने का बेस कोड उनकी आत्मा में डाल दिया था। इतना ताकतवर असिस्टेंट कौन मना करेगा? झंग यी ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन डार्क सन फॉरेस्ट में वो मेरे आदेश मानेगा। एक्साइव ल्यूनियन मुस्कुराई। बिल्कुल। झंग यी लोनली सिटी गु चेंग को लेकर ड्रीमर पर लौटा। डार्क मून एम्पायर ने भी एक आदमी भेजा जो झंग यी को देखकर चौंका गया। वो ड्रैगन पावर्ड एबिलिटी यूजर था, नाम दाओलैन। अब झंग यी की टीम में 2 ब्लैक बिशप लेवल हेल्पर्स हो गए। झंग यी ने सबको कहा, आज आराम करो। सुनरी से होते ही डार्क सन फॉरेस्ट की तरफ निकलेंगे। सबने आदेश माने और अपनी तैयारी करने चले गए। ये कहानी यही आगे बढ़ती है। उस रात गांव चंगकोंग ने इंटेलिजेंट सिस्टम से आए मैसेजेस देखे, लंबे समय तक सोचा, फिर कमरे से बाहर निकल गया। गु मैन दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा गंभीर था। उसने पूछा, झंग यी ने तुम्हें बुलाया है? क्या तुम सच में जाने वाले हो? गांव चंगकोंग ने लाचारी से सिर हिलाया। क्या तुम्हें लगता है मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।